मित्रों नमस्कार। आपका फिर स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो राहुल गांधी ने आज अपनी सज़ा के खिलाफ अपील की है और सेशन कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी, रेगुलर ज़मानत। और उसके बाद 13 अप्रैल को उनकी सज़ा को सस्पेंड करने के लिए अगली सुनवाई होगी, क्योंकि सेशन जज ने जो याची हैं जिन्होंने मुकदमा किया था, प्रणेश मोदी, उनको नोटिस जारी किया है और उनसे कहा है कि अगर आपकी कोई ऑब्जेक्शन है तो आप इसमें बताओ। क्योंकि इसमें जो सेशन जज हैं उनके पास 2-3 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि वो सज़ा पर स्टे कर दें और फिर सुनवाई करें। एक ऑप्शन ये है कि वो वहीं पर ही याची को बुला के और दोनों की बहस सुने और वहीं पे ये तय करे कि सज़ा ठीक हुई या नहीं हुई है, या उनको बरी करना है या उनको सज़ा कायम रखना है जो निचली अदालत ने दी है। और तीसरा कि उनकी सज़ा को रद्द कर दें और उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है उसको बहाल कर दें। क्योंकि राहुल गांधी ने 2 याचिकाएं लगाई। एक याचिका तो ये है कि उनकी सज़ा को ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि वो मानहानि के दायरे में नहीं आता है, और दूसरा कि उनकी जो लोकसभा सदस्यता रद्द की गई है उसे बहाल की जाए। तो आज जो सेशन जज हैं उन्होंने 13 अप्रैल के लिए डेट तय की है, क्योंकि उनको भी समय चाहिए और जो प्रणेश मोदी हैं जिन्होंने केस किया था उनको भी समय चाहिए अपना रिप्लाई दाखिल करने के लिए। आपको पता हो कि ये जो मामला है ये 13 मई 2019 का है, मार्च का है, मार्च 2019 का, जब 2019 के चुनाव थे और वो कर्नाटका में एक रैली कर रहे थे। उस रैली में उन्होंने कहा था कि जितने चोर हैं उनका सरनेम मोदी ही क्यों है, और उसी के खिलाफ बिहार में सुशील मोदी ने और गुजरात में प्रणेश मोदी ने मुकदमा कर दिया था। तो सुशील मोदी वाले केस में भी उनको अगले महीने सुनवाई है पटना में, तो उनको पटना जाना पड़ेगा। और गुजरात में भी उनको सज़ा हो गई, 2 साल की सज़ा है। तो हालांकि ये सज़ा मैक्सिमम है और इसलिए मैक्सिमम सज़ा होने के कारण जो जजमेंट है उस पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि सामान्य तौर पर जो मानहानि के केस होते हैं उनमें या तो माफ़ी मांग के छोड़ दिया जाता है या जुर्माना कर दिया जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की होती है। तो 2 साल की सज़ा करने का लोग अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। तो जो भी हो, सेशन कोर्ट में मामला चला गया। ये भी हो सकता था कि राहुल गांधी सीधे हाई कोर्ट जाते और वहाँ से स्टे ले आते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो गुजरात के सेशन कोर्ट में गए और सेशन कोर्ट के बाद अगर उन्होंने सेशन कोर्ट ने उनको न्याय नहीं दिया तो फिर वो गुजरात हाई कोर्ट जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट आएंगे। ये कानून का जो न्याय प्रक्रिया है उसकी वो प्रक्रिया इस तरह से। अब उसमें आज राजनीति हुई, जैसे कि रोज ही राजनीति हो रही है, आज भी राजनीति हुई। कांग्रेस के लोगों ने धरने प्रदर्शन किए जगह जगह, और सूरत में पोस्टर लगे हुए थे, डरो मत। और जो हमारे कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि कोर्ट तो सभी लोग जाते हैं, पर जिस तरह से कांग्रेस ने वहाँ भीड़ लगाई और पूरा परिवार गया है तो वो ड्रामेबाजी है। और उन्होंने सवाल उठाया कि जब ट्रायल चल रहा था तब ये लोग, कांग्रेस की जो लीगल टीम थी, तब क्यों नहीं गई अपील में। और उन्होंने तरह तरह के सवाल उठाए। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और कानूनी प्रक्रिया भी जारी है। तो मित्रों, एक तो बड़ी खबर ये है, और दूसरी खबर ये है कि आज प्रधानमंत्री ने सीबीआई के 60 साल पूरे होने पर जो उनकी हीरक जयंती है उसके मौके पर कहा कि कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। और उन्होंने सीबीआई को फ्री हैंड दिया। उन्होंने कहा कि जो आपको अधिकार है, जो संविधान में आपके अधिकार सुरक्षित है, और सरकार की तरफ से आपको फ्री हैंड है कि जो भी भ्रष्टाचारी वो किसी भी पद पर हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो बचना नहीं चाहिए। और इन सब बातों से जो सीबीआई है या ईडी है या जो हमारी एजेंसियां हैं
उनका साहस बढ़ता है। यानी सरकार की तरफ से इंडिकेशन होना चाहिए। अगर सरकार में चोर लोग बैठे हों, यानी भ्रष्टाचारी बैठे हों, तो फिर जो एजेंसियां होती हैं वो भी काम करने से डरती हैं। तो इसमें सरकार ने उनको पूरी पूरी तरह से छूट दी है और कहा है कि आप जो जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। और उन्होंने परिवारवाद को प्रोत्साहित करता है भ्रष्टाचार। उन्होंने भी कहा कि जो भ्रष्टाचार है वो परिवारवाद को, तो उनका इशारा निशाना कांग्रेस का एक परिवार है जो गांधी परिवार, उसकी तरफ रहता है। और भ्रष्टाचार को जांच में तेजी लाएं और जो नए तरीके हैं, टेक्नोलॉजिकल तरीके हैं, जैसे आजकल मोबाइल के कारण, रिकॉर्डिंग के कारण, उनकी लोकेशन के कारण या उनकी जो डाटा है उसके आधार पे मैच किया जा सकता है, चोर पकड़े इजीली पकड़े जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज़ादी के समय भी हमें भ्रष्टाचार विरासत में मिली, यानी उन्होंने पूरा कांग्रेस का ही इतिहास बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग हैं जो देश विकास कर रहा है तो उनको परेशानी हो रही है और वो देश के अंदर और देश के बाहर देश को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही। मित्रों, अतीक अहमद, जिसको अभी उमेश पाल के अपहरण में आजीवन कारावास की सज़ा मिली है और वो वापस साबरमती जेल में है, तो उसको दोबारा से साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जाएगा और प्रयागराज में उसको एक जो जिशान है, चकिया निवासी जिशान, उस पर जानलेवा हमला उसने किया था। तो उसी सिलसिले में पुलिस ने उस पर पूछताछ करनी है, तो इसलिए उसको साबरमती से वापस लाया जा रहा है, फिर वहाँ भेजा जाएगा। तो अच्छा होता कि पुलिस साबरमती जेल में ही चली जाती, वहाँ उससे पूछताछ करती। मित्रों, झारखंड में मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए हैं और ये बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि नक्सली मारे गए हैं। अदरवाइज कमोवेश नक्सली इसमें शांत है, या उनका सफाया हो गया या वो डर के मारे जंगलों में छिपे हुए हैं। ये बहुत दिनों बाद ऐसा केस हुआ है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है और 5 नक्सली ढेर हुए। अभी तक खबर आती थी कि हमारे सुरक्षा बल ढेर हो गए, पुलिस मारी गई है, या हमारे जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं उनकी शहादत की खबरें आती हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक संकेत है कि 2 AK-47 और गोला बारूद भी उनसे बरामद हुआ है और 5 लोग मुठभेड़ में ही मारे गए। मित्रों, एक तो दिल्ली की अच्छी खबर है कि दिल्ली में खुदरा दुकानें 24 घंटे खुलेंगी, यानी जो राशन की दुकानें हैं वो चाहें और तो रात भर दुकानें चला सकते हैं, खोल सकते हैं जहाँ बिक्री होगी। और उन्होंने एलजी ने ये ऑर्डर किया है, दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में 55 और ई-कॉमर्स तथा खुदरा दुकानों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी दे दी है। राजनिवास के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। श्रम विभाग की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया है। उनका उद्देश्य दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 की धारा 14, 15, 16 और 35 प्रतिष्ठानों को छूट दी गई है। यानी जो लेबर लॉ है, लेबर लॉ में ये कि आप 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते। तो ये जो 24 घंटे खोलेंगे, इनका कैसे होगा कि रात भर कुछ लोग काम करें, फिर सुबह कुछ लोग काम करें, वो 8 घंटे की ड्यूटी होगी या 12 घंटे की होगी, वो देखना पड़ेगा उसमें। मित्रों, आज सिसोदिया को सीबीआई ने उनकी आज जो जुडिशियल कस्टडी थी वो ख़त्म हो गई थी, तो आज कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उन्हें 17 अप्रैल तक उनकी कस्टडी बढ़ा दी है, न्यायिक हिरासत बढ़ाई है और अब उनकी जमानत याचिका पर भी तभी सुनवाई होगी। मित्रों, एक और डरावनी खबर है। कोविड के एक दिन में 11 मौतें हो गई हैं और 3641 केस नए आए हैं। ये डराने वाले आंकड़े हैं कि इसका मतलब है कि कोविड किस तरह से, कितनी तेज़ी से भाग रहा है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3641 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके बाद संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 20,219 हो गई है। अब ये देखिए, इस पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो भारत में संक्रमण की दैनिक दर है वो 6.12% हो गई है। अब तक ये 1% थी, अभी सीधे 6% हो गई, बढ़ गई है। और साप्ताहिक दर 2.45% बढ़ी है, तो ये थोड़ा सा खतरनाक है।
और इसी को देखते हुए हरियाणा में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि 100 से अधिक की भीड़ वाले क्षेत्रों में मास्क पहनना अनिवार्य करेंगे ताकि कोविड संक्रमण फैलाने से रोका जा सके। रामनवमी पर देश के कई हिस्सों में हिंसा हुई है। कई राज्यों में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई है और रामनवमी के दिन देश के विभिन्न इलाकों में हुई हिंसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है। अर्जी में मुस्लिम समुदाय को हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया गया है तथा जांच की मांग की गई है। लखनऊ के हिंदू फ्रंट और जस्टिस ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट इस बाबरी में एक याचिका दायर की है। तो बाकी ये जो रामनवमी में हिंसा हुई है, दिल्ली में भी हुई है, बंगाल में हुई है और बिहार में हुई है। 3 जगह बड़ी घटनाएं हुई है और एक घटना कर्नाटक में भी हुई है। इसके अलावा मित्रों एक और खबर है। आज राहुल गांधी की सजा को लेकर राज्यसभा में हंगामा हो क्योंकि लोकसभा की कार्यवाही आज नहीं चल सकी। गिरीश बोपटा जो वर्तमान सांसद थे उनकी डेथ हो गई थी, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज सदन सुबह 11 बजे बुलाए गए थे, फिर 2 बजे एडजर्न कर दिया गया और 2 बजे फिर जैसे शोर शराबा किया विपक्ष ने, तो उसके बाद सदन की कार्रवाई पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इसके अलावा मित्रों जो धामी ने पीएम से मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि जो जोशीमठ प्रभावित हैं उनके लिए पैकेज दें और उन्होंने और भी बहुत सारी डिमांड की है। जैसे कि एक तो उन्होंने कहा कि जो 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है उसके लिए आप आए, और प्रधानमंत्री नॉर्मली 4 धाम की यात्रा की शुरुआत में जाते हैं और मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास के लिए अनेक योजनाओं के लिए पैसे की मांग की है। पीएम की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी होना चाहिए। आज जो संजय राउत हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की डिग्री को नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के गेट पर लटका देना चाहिए, इस तरह के उन्होंने भी कमेंट किए। तो ये कमेंट भी ठीक नहीं है, इस तरह की कमेंट करना। और मित्रों जैसे कि T20 चल रहा है और T20 के लिए दिल्ली और टाइटंस का भी मुकाबला है। इसके अलावा बहुत सारी और भी टीमों का मुकाबला चल रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ने की आशंका हो गई है क्योंकि सऊदी अरब ने कच्चे तेल का उत्पादन घटाने का निर्णय किया है। अगर उत्पादन घटेगा तो तेल की शॉर्टेज होगी और फिर उसके रेट बढ़ेंगे। विनिर्माण क्षेत्र का PMI 3 महीने सबसे ऊंचे स्तर पर है और नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में 23% घटी मकानों की बिक्री। अच्छा, गुरुग्राम में बिक्री दर्ज की 10%। लीज्ड लाइन इंटरनेट पहुंच सेवा नियम रद्द करने का प्लान है। तो मित्रों आज इतना ही। अगर और कोई आपके पास सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए, मैं इंतज़ार करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।